हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपका फेवरेट टॉपिक आपके सामने आ गया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज में। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वो वीडियो आप देख लेना। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफिकल्ट होते हैं, बट आपको क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, बट थोड़ा वर्डिंग्स बहुत सारी लिखी है तो कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि प्रेसिडेंट का जो पावर था कि वो बिल पर वीटो कर देता था, रिमेंबर, फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता था तो वो चाहता था तो वीटो कर सकता था, ओके, मतलब उस बिल को रोक सकता था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी, ओके। बट ये जो पावर था इसको हटा दिया गया, ओके, और ये बोल दिया गया कि उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही कैन नॉट यूज एनी वीटो, ही मस्ट गिव हिज एसेंट। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था? ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट, 24th या 42nd अमेंडमेंट। ये ऑप्शन है, आपको पता होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम कहते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके, बट ये आंसर नहीं है। आंसर है सी, दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जहां पे प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आए, आप कोई वीटो यूज नहीं करोगे, यू जस्ट हैव टू गिव द एसेंट, ओके। तो ये एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा बिल है जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होता है और उसको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है एंड इट नीड्स सेपरेटली, इट शुड बी पास फ्रॉम पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेटली पास होगा, ओके, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। ऐसा कौन सा बिल होता है? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर, आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे, यस, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच नीड टू बी पास सेपरेटली from each house of the parliament with special majority, remember, then only it is passed, okay। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग वगैरह बैठा लो, यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं बैठ सकती, ओके। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने दो वर्ड यूज किए, एक ज्वाइंट सिटिंग यूज किया है मैंने और दूसरा मैं आपको मनी बिल का होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताओ मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर है, ओके, और दूसरा मुझे बताओ ज्वाइंट सिटिंग जो मैंने वर्ड यूज किया ये किस आर्टिकल के अंदर है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। सोर्स अगर मैं बात करूं तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो मैं ऐसी चीजें बताता रहता हूं, नोट डाउन करते रहा करो, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी आपको। नेक्स्ट आते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, अमेंडमेंट कहां से स्टार्ट होगा? लोकसभा से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा, स्टेट असेंबली से स्टार्ट होगा या किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। आप लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन इंटरेस्टिंग। यहां पर कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशंस दी हुई हैं और पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब अगर हम अमेंडमेंट करते हैं तो इनमें से अगर किसी का भी अमेंडमेंट करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी पूछना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू पास लोकसभा राज्यसभा विद स्पेशल मेजॉरिटी प्लस यू हैव टू टेक द सिंपल मेजॉरिटी, याद रखिएगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द स्टेट असेंबली। और हाउ मेनी स्टेट असेंबली? एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, याद रखिए, मतलब अगर 28 स्टेट्स है तो 14 स्टेट्स मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करें, देन ओनली अमेंडमेंट माना जाएगा। तो ये सबसे डिफिकल्ट है एक तरीके से वे अमेंडमेंट का जो मैंने पढ़ाया हुआ है। कौन सा तरीका है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, यस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अगेन यस। एनी लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, अगेन 7th शेड्यूल की लिस्ट में भी अगर आप ऐसा करोगे तो यू नीड दिस टाइप ऑफ डिफिकल्ट अमेंडमेंट टू बी, डिफिकल्ट प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, सो अमेंडमेंट शुड बी पास, ओके। फोर्थ, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं, ये तो आप पार्लियामेंट में थ्रू सिंपल मेजॉरिटी कर लोगे, ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा ये वाला मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। मैंने पढ़ाया हुआ, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ोगे मेरा लेक्चर तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरे पॉलिटी लेक्चर्स अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे बहुत ईजी मैंने बताया हुआ है, सारा प्रोसीजर भी बताया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 1, 2 एंड 3, ओके। फोर्थ नहीं है, फोर्थ में ये प्रोसीजर नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में पास हुआ था, इट वॉज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आपके सामने हैं,
आई होप आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। येस, it is related to land reforms, it is related to protection of agrarian reform in certain states. The best option is option number C. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 शेड्यूल। आपको पता होगा एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल ही थे, फिर 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड हुए हैं। तो 9 शेड्यूल जो ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए था? अभी जो मैंने बताया लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उसी में 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। ओके, अब इसके बारे में डिटेल याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ओके, तो वो आप मेरे लेक्चर्स वगैरह में देख सकते हो, पूरा डिटेल मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है। दैट इज 9 शेड्यूल के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस थ्रू 86th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जो राइट टू एजुकेशन है जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A ये ऐड किया गया था। ओके, तो ये केम इनटू फोर्स कब लागू कब हुआ? तो ये ऑप्शन 2002, 2004, 2008, 2010। ओके, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 2010। ओके, इसकी डिटेल में अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यस कि ये अमेंडमेंट 2002 में हुआ था बट केम इनटू फोर्स इन 2010, अप्रैल 2010 में ये फोर्स में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डीलिंग विद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, याद रखिएगा एनजेएसी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पास किया था बट उसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। कौन सा ऐसे अमेंडमेंट के थ्रू एनजेएसी बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन? ओके, तो और बट उसको याद रखिए जुडिशरी ने बोला था ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, इसलिए इसको हम नलीफाइड करते हैं, और वॉइड और नलीफाइड कर दिया था। बट ये जो बनाने की कोशिश की थी सरकार ने, वो किया था किस अमेंडमेंट के थ्रू? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने किया था, बट ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाइड कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)(c) में ऐड की गई। ओके, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था? वैसे तो ऑफकोर्स इसको डीपीएसपी में भी ऐड किया गया था, इसके लिए एक सेपरेट पार्ट भी ऐड किया गया था, दैट इज पार्ट 9B आर्टिकल से ऐड किए गए थे, फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया था। तो किस अमेंडमेंट से सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का हुआ था? ओके, ऑप्शन है 42nd, 73rd, 97th या 36th अमेंडमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करूं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। बट ये अमेंडमेंट को भी नल और वॉइड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल करेंगे तो 97th अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। बट ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आपको याद रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकेम द नेशनल कैपिटल रीजन? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 61, 69, 71 और 79 बड़ा ये आसपास के ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। रिमेंबर ये अमेंडमेंट 1991 में हुआ था, जहां पर दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का जो था वो स्टेटस मिल गया था। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब इलेक्ट होकर आप शिफ्ट करते हो, है ना, तो ये रोकने की कोशिश कब की गई? ठीक है, आपको बता दूं इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, 1985 में उन्होंने एक अमेंडमेंट किया और इसके थ्रू एक शेड्यूल भी ऐड किया था, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट नंबर कौन सा था पूछा गया है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया था, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ केम इनटू फोर्स एंड 10th शेड्यूल केम इनटू फोर्स। रिमेंबर, ठीक है, चलिए। और इसके हम डिटेल्स तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, बट अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर से 18 ईयर्स के इस अमेंडमेंट के थ्रू कर दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, बट ये लागू हुआ था 1989 में। ओके, तो याद रखना है दैट केम इनटू फोर्स इन 1989, जहां पर वोटिंग एज जो थी वो रिड्यूस कर दी गई थी। पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, फिर 18 ईयर्स कर दी गई। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्ट्राइन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के थ्रू लाया था? मैं बता दूं, सबसे बड़ी बेंच थी, सबसे बड़ी जज की बेंच थी, दैट इज केशव नंद भारती केस 1973, जिसमें 13 जज की बेंच थी और उसने बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। और बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, बट व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केस टू केस बेसिस हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ का तो केशव नंद भारती केस हो गया था। 14th में आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड था, है ना, कि पावर जो पार्लियामेंट का था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पार्लियामेंट का पावर था उसको कम कर दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट किस केस ने ऐसा किया था कि पार्लियामेंट का पावर कम कर दिया था अमेंडमेंट करने से रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन दिया, ए के गोपालन है, गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल है। वेरी फेमस केस, आई होप आपको पता होगा, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर दिया था सरकार का पावर, और ये केस था 1967 का। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लार्जेस्ट बेंच जजेस की इसी में बैठी थी। फर्स्ट तो दैट इज ऑफ केशवानंद भारती के 13 जजेस बेंच, दिस इज 11 जजेस बेंच। ओके, तो इसने पावर लिमिटेड कर दिया था पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट हर चीज को अमेंड नहीं कर सकता। ओके, चलिए अब इसके हम डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पॉलिटी लेक्चर में, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अभी तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जो फॉरेस्ट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। ओके, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, तो आपको बताना है कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया था? हिंट दूं क्या? हिंट दूं या तो डायरेक्ट बताओगे? 41, 42, 43, 45 चार ऑप्शन है, क्लोज है, बट अगर हिंट दूं तो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आई होप आप सब बता चुके होंगे। यस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू फॉरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। मतलब अब दोनों जन फॉरेस्ट पे लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। 16 क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को दो सेपरेट बॉडी बाइफरकेट कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू बाइफरकेट कर दिया गया था वो आपको बताना है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th, 89th या 93rd अमेंडमेंट। These are the four options, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 89th अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना है। और 89th अमेंडमेंट एक्ट मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अगर बात करूं तो 338 के अंदर आता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो 338A के अंदर आता है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसने बाइफरकेट किया था, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर डिटेल्स उसके यहाँ पर मेंशन है, ये अमेंडमेंट 2003 में पास हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है जिससे कि मिनिस्टर्स कितने होंगे उनको लिमिटेड कर दिया गया था, दैट इज 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मतलब जितने भी लोकसभा के मेंबर होंगे उसके 15% ही मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम हो सकता है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ये लिमिटेशन लगाई गई थी? 91st अमेंडमेंट, 92nd, 98th, नन ऑफ दीज। अगेन अ वेरी क्लोज ऑप्शंस, अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से तो दिक्कत आएगी, यदि आप पॉलिटी लेक्चर्स नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी। करेक्ट आंसर ए है, दैट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, ठीक है। आई नीड द ईयर, यहाँ पर ईयर जो है वो मेंशन करिए आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी? फंडामेंटल राइट थी पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको डिलीट किया गया था? 37, 38, 42 या 44th अमेंडमेंट एक्ट? मैं बता दूं, डिलीट करके फंडामेंटल राइट से उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या आप लीगल राइट कह सकते हैं, अंडर आर्टिकल 300A के अंदर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर दिया गया था। और ये किया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। रिमेंबर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बार पूछा जाता है ये अमेंडमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ओके, इसको इंट्रोड्यूस किया था किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 101, 2, 3, 4। मैं बता दूं, आज तक टोटल अभी एट प्रेजेंट जब मैं लेक्चर बना रहा हूं टोटल 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और याद रखिएगा ये केम इनटू फोर्स, कब से जीएसटी लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। ये डेट भी याद रखना, पूछी आती है। और अभी तक कितने बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है टोटल? तो 105 टाइम्स। ओके, और आपको मुझे बताना है 105th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, इसको सेटअप किया जाएगा, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वुड बी सेटअप? ऑप्शंस है 24th, 42nd, 49th या 52nd। दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब आपको बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं, ओके, सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स
किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया था? ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यू हैव टू चूज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, वो भी हिंट दे रहा हूं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, अब आपको बताना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जब ऐड किए गए तो कौन सा पार्ट जो है वो ऐड किया गया था। ऑप्शंस में दे रहा हूं, पार्ट 14A, पार्ट 13A, पार्ट 12A या पार्ट 15A। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो पहले स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता था, पार्ट A, B, C, D, इसको अबॉलिश करके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। कौन सा अमेंडमेंट था? यस, आई होप आपने पढ़ाई की होगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिससे आपको याद रखना 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो थे A, B, C, D, ये हटा के आपको रिमेंबर क्या याद रखना है कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को स्टैब्लिश किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन आज का। इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट? 2 स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 7th, 8th, 9th, 10th। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। रिमेंबर, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमन हाई कोर्ट होगा, ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू फिक्स किया गया था। आप कहेंगे और भी तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, आपने तो इतने ही कराए। तो यार मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा रखे हैं डिटेल में, वो भी जाकर आप देख सकते हो। यहां पर जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बता दिए हैं। ओके, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, चिंता मत करो, है ना। अगर आपने कर लिया तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और वो लेक्चर भी देख लेना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाला। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्ट्रैटेजी जानना है किस तरह तैयारी करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो देख लेना। मैंने पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया किस तरह आप यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ओके, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इट्स वॉलंटरली, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है, आप कर सकते हो। तो इट वुड बी गुड, 1 रुपये से लेके आप जितना भी आपकी कैपेसिटी है, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अस। मैं आपको अगली बता दूं, हमारे हैंड रिटन नोट्स पॉलिटी के ये क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, कैसे पढ़ें, कहाँ अमेंडमेंट्स मिलेगा, सारी चीज़ें A to Z हैंड रिटन बुकलेट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की। आप ऑर्डर करिए, आपके घर तक पहुँच जाएगी। कैसे ऑर्डर करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप करो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस ऐप जरूर मत भूलना डाउनलोड करना। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देवाशीष क्लासेस, सारे कोर्सेज मिलेंगे, यूपीएससी से लेके आपको स्टेट सर्विसेज से लेके अदर स्टेट सर्विसेज में, जनरल स्टडीज में, सारे कोर्सेज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट कर लो। अभी ऑफर है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 20% ऑफ है सारे कोर्सेज में। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई डाउट क्वेरी है वो भी बताओ, और प्लीज़ यार रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।